इमेजिन कीजिए कि बारिश के दिनों में आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाने के लिए अपनी बाइक लेके घर से निकले और बाहर रोड पे पानी भरा हुआ था, इसीलिए आपको गड्ढे दिखाई नहीं दिए और आप बाइक के साथ बुरी तरह से पानी में गिर गए। उठकर आप ताव में आए और आपने डिसाइड किया कि अपने दोस्तों को, मोहल्ले के लोगों को लेके मिल के सब लोग जाके अपने शहर के नगर निगम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब को घेराव करेंगे, उनका घेराव करेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या ये भी फंडामेंटल राइट है आपका? जी हाँ दोस्तों, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। दोस्तों मैं बता दूं, रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है, तो अगर आप नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे, कमेंट करके डाउट्स बिंदास होके पूछें। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी जानकारी आपको दी जा रही है आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप यही सब जानकारी के साथ, जिसको आप अपनी असल ज़िंदगी में लागू कर सकें। तो ऐसे ही मसाला पढ़ाई के लिए रेडी हो जाएं, अपनी कमर की पेटी बांध लें, उड़ने के लिए तैयार रहें नॉलेज की दुनिया में। दोस्तों हमने किया था चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, और जो आज का टॉपिक है दैट इज़ पार्ट 9 ऑफ चैप्टर 9 फंडामेंटल राइट्स। क्विकली 2 से 3 मिनट में रिकैप, फिर आगे चलेंगे। हमने पढ़ा था कि कैसे फंडामेंटल राइट्स की डिमांड हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के द्वारा। 1895 का बिल था, बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी, उनसे इंस्पायर्ड था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स मांगे कि जो उनसे मेल खाते हों भारत के लोगों से। कराची का सेशन हुआ जिस 1931 में, फंडामेंटल राइट्स के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके प्रेसिडेंट थे। भाग 3 में आता है फंडामेंटल राइट 12 से 35 नंबर अनुच्छेद के साथ, आर्टिकल्स के साथ। ओरिजिनली 7 हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, ये आपकी स्क्रीन पे हैं अभी। राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट होके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तक। इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण ना हो आपका, राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू पॉवर्टी, प्रॉपर्टी जो आपकी कोई भी जगह पे प्लॉट ले सकते हैं, क्या फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कुछ भी आपका हनन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, और इसको बना दिया गया था लीगल राइट आर्टिकल 300A पार्ट 12 के साथ। फंडामेंटल राइट्स गारंटी देते हैं कि आर्बिट्ररी एक्शन स्टेट का नहीं होगा, मतलब मनमौजी एक्शन सरकार नहीं लेगी आपके खिलाफ। इन राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 रद्द नहीं होंगे। ये जस्टिसेबल है फंडामेंटल राइट्स, आप कोर्ट में जा सकते हैं इनको लागू करवाने के लिए। ये मेल खाते हैं यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के साथ, जो हमारे पार्ट 3 में दिए गए हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 14 से 18 तक जो दिए गए हैं, वो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता का अधिकार। उसके अलग अलग रूप नीचे दिए गए हैं, जो हमने पुरानी वीडियोस में डिटेल में डिस्कशन किया है। तो प्लीज़ इस चैप्टर की पार्ट 1 और 2 को डिटेल्ड वीडियो है, ध्यान से देखें। पहले 15 मिनट में पानी की तरह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आर्टिकल 15, 16, 17, 18 यहाँ तक हैं। आर्टिकल 19 to 22 ये दिए गए हैं, फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार है। 19(1) के तहत 6 प्रकार की आज़ादी है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का अधिकार है आपको। 19(1)A में बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। कहीं ना कहीं इसमें आंसर छुपा हुआ है जो मैंने पहली स्टेटमेंट दी वीडियो में, कि आप असेंबल कर सकते हैं पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के। एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियन एंड ऑल, पूरे देश में मूव कर सकते हैं। राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 19(1)E है, कहीं भी देश में सेटल हो सकते हैं। F है टू प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कुछ भी काम धंधा आप कर सकते हैं। 20 और 21 आर्टिकल्स, 20 नंबर है कि आपको कन्विक्शन के खिलाफ, जो भी कोई ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है, दोषी ठहराया गया है, उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। 21 नंबर है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आपको जीवन जीने का अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संशोधन 2002 में आया था, कि जिसने एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21A को ऐड करके। आर्टिकल 22 कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कि आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिना कोई कारण बताए। ये सब चीज़ें मैंने बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से पुरानी वीडियोस में बताई हैं डिटेल में।
और उसके बाद आर्टिकल 23 एंड 24 जो है प्रोटेक्शन देता है आपको एक्सप्लॉयटेशन से। फिर बात आई 25 से लेकर 28 जो धर्म की आज़ादी देता है आपको, उसके अलग अलग जो डिटेल्स हैं वो इन आर्टिकल्स में दी गई हैं। 29-30 ये है एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के, जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एजुकेशन और उनकी कल्चरल के संस्कृति के राइट्स। 32 नंबर में आप कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दी हैं, अगर ऊपर दिए गए कोई भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो रिट्स जारी कर सकती हैं इनको फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए। और हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 नंबर आर्टिकल के तहत, जो रिट्स जारी कर सकती हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए भी और किसी और पर्पज़ के लिए भी। जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस में एग्जांपल दी थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, जन याचिका दायर करने के लिए 5 प्रकार की रिट्स दी गई थी जो हमने पढ़ी। 5 प्रकार की रिट्स थी। एक नंबर 1 हैबिस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब किसी प्राइवेट या सरकारी बॉडी के खिलाफ कोर्ट ये आदेश जारी कर सकती है कि अगर आपने किसी को बंदी बनाया है तो उसको कारण बताएं और उसको रिहा करें। मैंडामस्ती वी कमांड भारत के लोग कमांड करते हैं कि अगर हायर कोर्ट पब्लिक बॉडी को किसी भी नीचे वाली कोर्ट को ऑर्डर दे सकती है किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाई है या निभाने से मना कर दिया है। 3 था प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, मतलब रोकना, जैसे कि प्रिवेंशन मतलब इलाज से परहेज। अच्छा, ये परहेज है प्रोहिबिशन। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकती है कि अगर आपकी ज्यूरिसडिक्शन से, आपके दायरे से बाहर है ये केस, तो इसको यहीं छोड़ दीजिए और हमारे पास फॉरवर्ड कर दीजिए। सर्टियोरेरी नेक्स्ट 4 नंबर टू बी सर्टिफाइड, मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकती है कि अगर आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर काम कर रहे हैं और आपने फैसला दे दिया है तो दे विल क्वेश द ऑर्डर, हायर कोर्ट उसको ऑर्डर को क्वेश कर देगी, रद्द कर देगी। उसके बाद है 5 नंबर क्यू वारंटो, दैट इज बाय व्हाट अथॉरिटी और द वारंट, किस अथॉरिटी से, किस वारंट से आप सीट पे बैठे हैं। कोई भी अधिकारी अगर गलत जगह पे पद पे आके बैठ गया है बिना उसकी जो उसकी एलिजिबिलिटी के बिना, तो इस रिट के द्वारा वहाँ से उनको हटाया जा सकता है। सो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। आर्टिकल 358 रह गया है, क्विकली देखें। सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 जो इमरजेंसी के टाइम पे दिए गए हैं। आर्टिकल 359 सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स, ये भी इमरजेंसी के टाइम पे रद्द हो सकते हैं, प्रेसिडेंट एक स्पेशल ऑर्डर के द्वारा इन्हें रद्द करेंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 इसमें रद्द नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कि जो भी कोई अगर धारा 302 के तहत फांसी की सज़ा दी जाए तो वो वायलेट नहीं करती किन राइट्स को, 14, 19 और 21। सो फ्रेंड्स अब क्विकली चलते हैं। देखिए 4 मिनट मैंने लिए हैं, 4 से 4.5 मिनट, पूरी फुल फ्लेज रिवीजन, ताकि आप पूरी वीडियो से कनेक्टेड फील करेंगे। सो डोंट स्किप इट एंड प्लीज़ आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 46 वाज योर होमवर्क क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम किया था, और इसके साथ साथ क्विकली आपको आंसर दूंगा मैं जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं कि क्या कमिश्नर साहब का घेराव कर पाएंगे या नहीं। ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। जो प्रेस है, मीडिया है, उसको जो आज़ादी दी गई है वो किस आर्टिकल के तहत है। 4 ऑप्शंस आपके सामने थी, 19, 20, 21, 22। बिहार PCS 2005 का क्वेश्चन था ये, एंड आंसर वॉज ए। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज नॉट गिवन डायरेक्टली, सीधी तौर पे नहीं दी गई है, बट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस। जो आपको बोलने का और अभिव्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार है 19(1)(a) के तहत, उसी के अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस ये आता है। उसके बाद है फ्रेंड्स Question number 47 and first one of our this session. Which article of the Constitution ensure the freedom of the press? Freedom of press किस आर्टिकल के तहत आता है? A. आर्टिकल 16, B. 19, C. 22 and D. 31। ये यूपी PCS 2004 में भी आया, छत्तीसगढ़ PCS 2005 में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, अब तो आपको अच्छे से याद है। आर्टिकल 19, दैट इज B is the answer। Question number 48. Under which article scheduled caste and scheduled tribes have been granted fundamental socio-economic, political and cultural rights? किस आर्टिकल के तहत जो शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं, उनको ग्रांट किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स? किस प्रकार के? सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक, पॉलिटिकल राजनीतिक और कल्चरल सांस्कृतिक राइट्स, ये किसके तहत दिए गए हैं? दैट इज डी, आर्टिकल नंबर 17। MPPCS 2015 का क्वेश्चन था। आर्टिकल 17 में दिए गए हैं कि ये सारे राइट्स आपको हैं। 17 क्या कहता है?
17 आर्टिकल एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता मतलब छुआछूत, एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, इसको एबोलिश भी किया गया है और इस प्रैक्टिस को रोका भी गया है। ये क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है, एक उसकी स्टेटमेंट है, किसी एक सिद्धांत की एक स्टेटमेंट है। क्या कहती है? विद द ऑब्जेक्टिव, इस मकसद के साथ, टू रिमूव ह्यूमिलिएशन एंड मल्टीफेसेटेड हरासमेंट मेटेड टू द दलित्स एंड टू इंश्योर देयर फंडामेंटल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स। मतलब कि जो भी जो दलित भाई हैं आपके, तो उनको किसी प्रकार का भी अपमान ना फेस करना पड़े, ना महसूस करना पड़े, वो अपनी संस्कृति को, कल्चर को, अपने राइट्स को वैसे बराबर इंजॉय कर सकें। तो 17 नंबर ये उनको आज़ादी देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर, दैट इज 49। Which of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? नीचे दिए गए फंडामेंटल राइट्स में से किसमें सम्मिलित है कि प्रोटेक्शन जो मिलती है आपको, किससे प्रोटेक्शन? अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अस्पर्शता, भेदभाव का ही एक फॉर्म है, इससे आपका बचाव करता है कौन सा फंडामेंटल राइट? वो किस कैटेगरी में आता है वो फंडामेंटल राइट? ए, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आपका शोषण ना हो, उसके खिलाफ आपका जो राइट है। बी, राइट टू फ्रीडम, आपको आज़ादी है। सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं हनन के लिए, अधिकारों का अगर हनन हो। डी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो दोस्तों बताइए, छुआछूत, अस्पर्शता, ये सब का कैसे प्रोटेक्शन मिलता है? दैट इज डी, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। आर्टिकल नंबर 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, तो 17 नंबर उसके तहत आता है और ये सबको बराबरी का अधिकार देता है। और इसके तहत जो अगर कोई कानूनी दोषी पाया जाता है कानूनी तौर पे, तो उसको पनिश करता है लॉ। क्वेश्चन नंबर 50, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस बट इट इज इंक्लूडेड इन। भारतीय संविधान आज़ादी नहीं देता राइट टू फ्रीडम वाली प्रेस के लिए, मीडिया के लिए, लेकिन ये इंक्लूड है ऑटोमेटिकली किसके अंदर? दैट इज आर्टिकल ए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आर्टिकल 19(1)(a), जो मैंने बताया था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है आपके पास, लेकिन उसकी भी भाई कुछ लिमिटेशंस हैं। आप बोल सकते हैं लेकिन किसी की पर्सनल इंडिविजुअल डिग्निटी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी के देश की अखंडता के खिलाफ नहीं बोलेंगे, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, इंटीग्रिटी, वो भंग नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी भंग ना हो, ये भी आगे आएगा। आप इसका मतलब है आप किसी दोस्त को गाली दें तो भाई मेरी तो आज़ादी का अधिकार है, नहीं, आप उसकी पर्सनल डिग्निटी को हर्ट कर रहे हैं, आप उसके आत्मसम्मान को हर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये तो पता है आपको, 19 का आगे फर्दर भी पता है आपको, 19(1)(a), सब क्लॉज एंड देन सब क्लॉज इज 1, सब क्लॉज इज ए। सो दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। अब तो भाई रट गया है, कोई नींद में भी उठा के पूछेगा, अखबार सामने रख के, जैसे न्यूज़पेपर सामने दिखे तो याद आएगा 19(1)(a। यस फ्रेंड्स, तो याद है क्वेश्चन IS Pre 1994, फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ न्यूज़पेपर, ये 19(1)(a) में दिया गया है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। फ्रीडम ऑफ द न्यूज़पेपर्स और प्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडेड बट दी गई है इसमें। और इन द केस ऑफ द सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1961 1961, द सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो फ्रेंड्स, ये देखिए एक बड़ा फेमस केस हुआ था, सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1961। इसमें ये दिया गया था कि न्यूज़पेपर को भी अधिकार है कि वो इसीलिए खबरें छाप सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो देश की सिक्योरिटी को भंग ना करें। पता लगे कुछ काम की जानकारी, इंटरव्यू ली होम मिनिस्टर से, डिफेंस के किसी भी आर्मी के पर्सोनल से, और वो जाके न्यूज़ में छाप दी और टेररिस्ट को पहले पता लग जाए। अब देश की सिक्योरिटी से नहीं खेल सकते। न्यूज़पेपर मीडिया होता ऐसा जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली उनको लगता है कि न्यूज़पेपर में होना, गाड़ी पे प्रेस का स्टिकर लगवाओ और कुछ भी करो, कहीं से पास करो, कोई रूल ब्रेक करो। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इंडिया जैसी कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब आपको इतने राइट्स मिले हैं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 और आ गया है आपका मसाले वाला क्वेश्चन, मज़ेदार तड़क फड़क के साथ। ये है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53, एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम जो आज़ादी का अधिकार है उसके अंतर्गत विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ,
विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गई स्टेटमेंट्स ऑप्शंस क्या हिस्सा नहीं बनती हैं किसका, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कि आपके पास आज़ादी है, आप इकट्ठे हो सकते हैं शांति के साथ बिना हथियारों के। नीचे दी गई कौन सी स्टेटमेंट इस राइट का अधिकार, इस राइट के अंतर्गत नहीं आती है। ए, घिराव ऑफिशियल्स नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, मतलब ऑफिशियल जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं उनका घेराव कर लेना, उनके सारे डोर्स को ब्लॉक कर देना, उनको बाहर ना निकलने दिया जाए, ऑफिस से बाहर ना आ पाए, कोई भी और अंदर ना जा पाए, तो सारे एग्जिट्स को, विंडोज़ को, सबको क्लोज कर देना, समझ लीजिए उनके ऑफिस को लॉकअप बना देना, ये है घेराव। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि किसी मैनेजर का किसी फैक्ट्री के अंदर उनका जो मैनेजर है तो उसको जाके सारी लेबर ने घेराव कर लिया है, बिल्डिंग का रास्ता बंद कर दिया है, वो बाहर निकल रहा है, अरे भाई मुझे जाने दो, उसकी गाड़ी को घेर लिया है, पुरानी मूवीज़ में थोड़ा सा ज़रूर देखा होगा। सो बी इज़ पीसफुल असेंबली, बी इज़ पीसफुल असेंबली, शांति से आप इकट्ठे हों। सी, पीपल हु असेंबल शुड नॉट बियर आर्म्स, जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनके पास हथियार ना हो। डी, स्टेट कैन मेक लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट, स्टेट कुछ रीजनेबल मतलब उचित कारण के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है इस अधिकार का एक्सरसाइज करने के लिए। आप इस अधिकार का इस्तेमाल करें, स्टेट उसके ऊपर कुछ लिमिटेड प्रतिबंध लगा सकता है। बताइए क्या ठीक है, कौन सा इसका पार्ट नहीं है। ए इज द आंसर एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या ठीक है। आप पीसफुली जाके कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर बैठ जाएंगे, अपना प्रपोजल दे देंगे, झंडे ले लेंगे, बैनर्स ले लेंगे, बैठ जाएंगे, बट आप उनको अंदर बाहर ना आने जाने दें, वो काम गलत हो जाएगा। सो अगर कोई आपका लोकल पॉलिटिशियन, चाहे आपके कोई काउंसलर या कुछ भी लोग ऐसा कभी करने लगें और आप उस पार्टीबाजी के चक्कर में साथ हो लें, तो ऐसा मत करें, ये बहुत अनऑफिशियल है, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप पे कानून की कई धाराएं लग सकती हैं और आप जेल जा सकते हैं उसके लिए। तो जो मकसद है वो तो हल नहीं होगा और सामने वाले को एक अलग मौका मिल जाएगा आपका मसला ना हल करने के लिए। सो इसीलिए इससे बचें। सो आई होप ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, और किसको इंटरेस्टिंग लगा, किसको पहले से पता था, ये प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये है आर्टिकल 19(1)(b प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, एंड अंडर आर्टिकल 19(3) द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मतलब असेंबल कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, इकट्ठे हो सकते हैं। 19(3) कहता है कि स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है उतना पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। सब अपनी मन मर्जी से कहीं पे भी इकट्ठे हो जाएंगे, कितना ही इकट्ठा हो जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, ट्रैफिक सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, सारा यातायात से लेके सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसलिए स्टेट प्रतिबंध लगा सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स अ सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू द रिस्ट्रिक्शंस, कौन से आधार पे, नीचे दिए गए किन आधार पे एक किसी नागरिक की जो फ्रीडम है एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति करने की, मे नॉट बी सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शन, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ए, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता। बी, पब्लिक ऑर्डर। सी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। डी, अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म, मतलब आप बेवजह से या बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ई, ऑल ऑफ द अबव। क्या सही है इसका आंसर? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है भाई। डी इज आंसर, अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म। आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं बहुत सारी, कोई बात नहीं, लेकिन जैसा मैंने बताया था, एक्सप्लेनेशन क्विकली देखें। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मे बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरलिटी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब भड़काना किसी जुर्म करने के लिए। इन सब आधार पे जो 19(2) में दिए गए हैं, आप के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। भारत की अखंडता को आप इफेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है भाई, लोग हैं। अब उसके बाद मैं बोलूँ सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया, आप इन्फॉर्मेशन कुछ लीक कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, आपको कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लगी है कॉन्फिडेंशियल, मीडिया के थ्रू आप उसको बखान कर रहे हैं और दुश्मन तक पहुँचा दें, वो नहीं कर सकते। फ्रेंडली रिलेशन है किसी फॉरेन स्टेट्स के साथ, उस देश के लिए आप अपनी कंट्री में बहुत भला बुरा बोलें, भला बुरा बोले टंग ट्विस्ट थी भाई। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि
हमारे भारत के ख़िलाफ़ यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग भारत के लिए उल्टा बोलने लगे, कनाडा में झंडे का अपमान करने लगे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने रोका क्योंकि हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो अगर वो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी तो हमारे रिलेशंस, उनके रिलेशन भारत से ख़राब होंगे कुछ लोगों के कारण। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं चाहती, क्योंकि बहुत कुछ दाव पे होता है, बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, संधि हैं, बहुत बड़ा ट्रेड है जिससे इकॉनमी पूरी हिल जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों को रोका जाता है। और कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, आई विल हेल्ड यू इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऐसा आपने मूवीज़ में सुना होगा। जज साहब कहते हैं कि वकील साहब अपने मुवक्किल को चुप करवाइए, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। मतलब कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं आप, वो उसके दोषी पाए जाएंगे और सज़ा आपको मिल जाएगी। डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, आप कुछ बदनामी कर रहे हैं, कुछ इंसल्ट कर रहे हैं और किसी जुर्म के लिए किसी को उकसा रहे हैं, ये आज़ादी, ये ऐसी आज़ादी बोलने की नहीं है भाई, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो आपको प्रोटेक्शन देता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की? आर्टिकल नंबर 21, उत्तराखंड पीसीएस 2016 ये दिया गया है भाई लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए। आर्टिकल 19 गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलने की। 22 देता है अबाउट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, कुछ केसेस में आपको अरेस्ट होने से बचाया जा सकता है बिना कन्विक्शन के, आपके ऊपर कोई दोष नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर भी अरेस्ट कर रहे हैं, आप बच सकते हैं। आर्टिकल 20 इज अबाउट प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आप अपना बचाव कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और हेल्प की होगी इसने। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये आपके लेफ्ट साइड पे दी है 22.1, मतलब 22 नंबर आर्टिकल के सब क्लॉज हैं। पॉइंट 1, राइट टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज और हर चॉइस, आपको चॉइस मिले लीगल प्रैक्टिशनर से, अपनी मर्जी का आप चुन सकें वकील अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद है 22.4, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव मतलब आपको पहले ही डिटेन किया जा रहा है कि जुर्म से प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके आपको, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। शैल ऑथराइज द डिटेंशन फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ्स, कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो 3 महीने से ज़्यादा आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे जेल में रख सके। 3 महीने से ज़्यादा ऐसा कोई लॉ नहीं है। क्या ये सही है? पॉइंट 22.4 के हिसाब से। 22.2, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ पर्सन मे बी डिटेन्ड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ्स। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है कुछ सर्कमस्टांसेस के तहत, उनको बताते हुए कि किसी इंसान को कैसे 3 महीने से ज़्यादा भी जेल में रखा जा सकता है। और 22.1 कहता है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी इन द कस्टडी, कोई भी पर्सन जो अरेस्ट हुआ उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, उसको जब तक बताया ना जाए, एज सून एज मे बी ऑन द ग्राउंड फॉर विच सच अरेस्ट, कि किस आधार पे उसको अरेस्ट किया गया है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। प्लीज़ बताएं कैसा लगा आपको, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, क्या आपकी रियल लाइफ में आप सच में एम्पावर्ड फील कर रहे हैं? सो प्लीज़ थोड़ा चैनल को सपोर्ट करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।